हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये 7th क्लास का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। और उसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा और भी पैरामीशियम वगैरह है। और रूमिनेंट्स में कैसे मतलब डाइजेशन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। पहले आपको मैं समझा देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन टुगेदर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में स्पेशली बच्चों 5 स्टेप्स में पूरा होता है। और वो है, सबसे पहला क्या है बच्चों, सबसे पहला है उसमें आपको इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इन द माउथ कैविटी। फूड का हमारे हाथों द्वारा माउथ कैविटी में रखना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। आफ्टर नंबर 2 डाइजेशन। अब आपके मुंह में खाना चला गया तो इसका तो च्यूइंग होगा, फूड से सैलिवा मिक्स होगा, तो उसके बाद तो इसका डाइजेशन होना ही होना है। तो सेकंड हो जाएगा डाइजेशन। थर्ड हो जाएगा बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चों कि जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड यहाँ लिख देती हूँ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो उसका हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी का सेल और सिस्टम ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और फोर्थ है आपको एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चों कि फूड जो एब्जॉर्ब किया गया हमारे बॉडी और बॉडी सेल्स के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, उसका अब यूज होना। हमारा सेल और हमारा सेलुलर जो सिस्टम है उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है इजेशन। दैट मीन्स अब एसिमिलेशन भी होगा, यूज भी हो गया, तो जो बेकार चीज है ना बच्चों अब बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 1 बाय 1 इन सब को देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर में मैंने बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और टंग और टिथ का मैंने परमानेंट टिथ का सेटिंग दिखाई हूँ। यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम लोग, ये देखिए टंग है, ये टंग है बच्चों। ये टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स मैंने दिखाया है बच्चों। जैसे टंग का सबसे बाहरी वाला भाग होता है ना, वहाँ पे स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मतलब इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण हमें डिफरेंट टेस्ट का, स्वाद का पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मीठा। यहाँ के टेस्ट बर्ड्स हमको मीठा का एहसास कराते हैं। ठीक, उसके ऊपर दोनों साइड यहाँ पे है साल्टी, नमकीन का जो हमें स्वाद का पता चलता है वो इन टेस्ट बर्ड्स के द्वारा पता चलता है। यहाँ पे है सावर, खट्टा। तो खट्टा यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं मतलब लास्ट के थोड़ा पहले, टंग जहाँ पे लास्ट होता है ना उसके पहले, तो यहाँ से हमें खट्टा का एहसास होता है। और लास्ट में मतलब टॉन्सिल के पहले टंग का जो लास्ट पोर्शन है, इनर पोर्शन है, वहां के बीच वाले रीजन में बिटर मतलब तीखा। मिर्ची खाने पे तो तीखा लगता है ना बच्चों, तो उसका एहसास इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के द्वारा हम लोग को होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बक्कल कैविटी, दैट मीन्स माउथ कैविटी में। तो माउथ कैविटी में देखिए ये मैंने बनाया है, एक अपर जॉ का फिगर बनाया है, इसी तरह से लोअर जॉ भी होगा। और आप जानते हैं हमारे स्कल में, स्कल का मतलब है ये पूरा हेड रीजन, हेड, माउथ, बक्कल कैविटी, इस पूरे को कहते हैं स्कल। तो हमारे स्कल में 2 जॉ होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ ना मूव नहीं करता, हमेशा लोअर जॉ मूव करता है। जब हम लोग बोलते हैं, हंसते हैं, खाना खाते हैं तो सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है। आप इसको करके देखिएगा कि लोअर जॉ ही मूव होता है या अपर जॉ भी मूव होता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टिथ का आपको प्लेसिंग दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। 4 क्या है, इंसीजर है। 4 क्या है बच्चों, इंसीजर है। ये टिथ क्या करता है ना,
ये टिप थोड़ा सा चौड़ा होता है, जैसे ऐसे टाइप का होता है, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है ना, फूड को कटिंग में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। तो ये कितनी संख्या हुई, इंसीजर की कितनी संख्या हुई बच्चों, 4। अब देखिए इंसीजर के बाद यहाँ पे देखिए केनाइन, यहाँ रेड के बगल में यहाँ पे केनाइन बना है। केनाइन जो होता है ना बच्चों, वो करीब करीब थोड़ा सा नुकीला होता है, ये नुकीला होता है और ये टीयरिंग में हेल्प करता है, और ये टीयरिंग में हेल्प करता है। इसको कहते हैं क्या, इसको केनाइन कहते हैं। और केनाइन की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। अब हम लोग उसके बगल वाले के बारे में देखते हैं। जैसे ये है आपको इंसीजर 4, यहाँ पे केनाइन, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब अपर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, 2 केनाइन होते हैं, या 1 1 सी 2 केनाइन हुए। उसके बाद से देखते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, करीब करीब ऐसे होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, बट ज्यादा कैसा होता है, ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। ये कटिंग कम करता है, ग्राइंडिंग ज्यादा करने में हेल्प करता है। और इसकी जो संख्या होती है, इसको प्रीमोलर कहेंगे। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे पी मतलब प्रीमोलर, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो अपर जॉ में कितनी इसकी संख्या हुई, 4। एंड लास्ट में है मोलर। जैसे ये देखिए, ये बहुत चौड़ा सा होता है, सॉलिड, और इसमें फाइनल ग्राइंडिंग होती है, यहाँ पे फाइनल ग्राइंडिंग होती है इसकी। यहाँ पे मतलब जो इससे बच जाता है, प्रीमोलर से बच जाता है, उसका ग्राइंडिंग यहाँ पे, दैट मीन्स फूड का फाइनल जो मतलब च्यूइंग जो होता है यहीं पे कंप्लीट होता है। ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं, कौन, प्रीमोलर और मोलर। और मोलर की संख्या कितनी है बच्चों, जरा आपको मैं ये भी बता देती हूँ। मोलर की संख्या है आपको 6। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 16। तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि अपर जॉ में इसकी टोटल संख्या कितनी है, 16 है। तो 16 है का मतलब होता है कि फिर लोअर जॉ में भी 16 ही होता होगा टीथ, डेफिनेटली 16 ही होता है। और एडल्ट में मतलब जिसकी उम्र 20 ईयर्स से ज्यादा होती है, उन लोगों के माउथ कैविटी में टोटल टीथ की संख्या 16 टू जा कितना होता है, 32 होगी। लेकिन बच्चों के केस में दैट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी को जब टीथ आने लगता है तो उसके माउथ कैविटी में, दैट मीन्स बक्कल कैविटी में 10 होती है। मतलब यहाँ पे एडल्ट में 16 है तो बच्चों में 10 होगा। तो 10 कितना हुआ, 20। तो वो उस टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ। जो छोटे बच्चों में, इन्फेंट में जो टीथ आता है, पहली बार जो माउथ कैविटी में टीथ आता है बच्चों को, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब बच्चा 10 साल से ओवर होने लगता है तो वो टीथ धीरे धीरे फॉल होके न्यू टीथ उस जगह पे आने लगते हैं, जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये लाइफ टाइम टीथ रहने वाला है। देखिए, तो आप समझे टीथ का नंबरिंग और फंक्शन और स्ट्रक्चर आपने देखे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद का, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उसके बाद अब क्या प्रोसेस होने वाला है। चलिए अब हम लोग जरा सा यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा स्कल है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बक्कल कैविटी का इंटरनल पोर्शन है ये। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हैं और उसको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है बच्चों, सैलिवा रिलीज करता है। सैलिवा मोस्टली वाटरी होता है और थोड़ा मोड़ा एंजाइम भी पाया जाता है। और ये सैलिवा क्या करता है ना, माउथ कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि पहला जो डाइजेशन होता है ना, माउथ कैविटी में ही शुरू हो जाता है और वो सैलिवा के कारण ही होता है। तो देखिए, मैस्टिकेशन एक टर्म है जो आपके बुक में दिया हुआ, मैं उसके बारे में बता दूं कि जब ह्यूमन बीइंग जब खाना खाते हैं तो उस समय च्यूइंग करते हैं, फूड को चबाते हैं। च्यूइंग करते समय सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, सैलिवा रिलीज होता है। और वो सैलिवा भी फूड के साथ मिक्स होते रहता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, मैस्टिकेशन। मतलब च्यूड फूड के साथ, मतलब फूड के च्यूइंग के दौरान क्या होता है, सैलिवा मिक्स होता है एंड इस एंटायर प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब इसके बाद क्या होगा। अब ये यहाँ पे च्यूड फूड फूड पाइप के द्वारा
कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ये फूड पाइप है बच्चों, ये मैं फूड पाइप दिखा रही हूँ। ये फूड पाइप से होते हुए माउथ कैविटी का पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब माउथ में जो फूड च्यूड होता है ना, उसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। मतलब डाइजेशन एकदम थोड़ा मोड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, इसीलिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ आया? स्टमक में आया। अब इस स्टमक में आने के बाद यहाँ स्टमक में 3 चीज मिलेगा। पहला क्या मिलता है? HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा आपको मिलेगा इसमें म्यूकस, और थर्ड मिलेगा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस, ये तीनों चीज कहाँ मिलना है? स्टमक में मिलना है। तो जैसे ही फूड पाइप से होते हुए जब स्टमक में आता है और इसके लाइनिंग को टच करते हुए जब आता है, जब ये फूड इसके लाइनिंग को टच करते हुए इस स्टमक में पहुंचता है, तो यहाँ क्या होते हैं? जो डाइजेस्टिव यहाँ से जूस रिलीज होता है, प्लस म्यूकस भी रिलीज होता है, और HCl तो रिलीज होता ही होता है। किस लिए होता है बच्चों? तो फूड के डाइजेशन के लिए होता है। फूड का डाइजेशन कैसे होता होगा, इन तीनों का क्या फंक्शन होता होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना बच्चों, ये फूड के मीडियम को चेंज कर देता है, मतलब एसिडिक बना देता है। यदि ये HCl एसिडिक नहीं बनाएगा तो ये जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक से रिलीज होंगे वो फूड पे काम ही नहीं करेगा, एक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए HCl का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है, तभी डाइजेस्टिव जूस इस पे काम करेगा और उसका फर्दर ब्रेक डाउन होना है यहाँ पर। दूसरा काम HCl का क्या होता है बच्चों, कि ये फूड को डिसइंफेक्ट करता है, दैट मीन्स सैनिटाइज करता है, दैट मीन्स फूड को बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब से फ्री कर देता है। ये हमारा बॉडी के मतलब स्टमक में रिलीज हो रहा है और ये फूड को क्या करता है? डिसइंफेक्ट कर देता है। तो हुआ ना इंपॉर्टेंट काम HCl का। अब देखिए ये म्यूकस में निकलेगा, तो म्यूकस का क्या काम होता है? तो ये HCl है, चूंकि ये तो हमारे जो नुकसानदायक हो सकता है, तो इसके बैड इफेक्ट से म्यूकस बचाता है। दैट मीन्स म्यूकस यहाँ यदि नहीं रहेगा तो जो इसका इंटरनल लाइनिंग है ना बच्चों स्टोमक का, ये HCl क्या करेगा? उसको कोरोड करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? मान लीजिए किसी कारण से आप खाना नहीं खाए, सफर में हैं, कहीं खेल कूद रहे हैं, कुछ बहुत व्यस्त हैं, आप खाना नहीं खा पाए, या फिर गुस्सा हो गए, खाना नहीं खा पाए, तो ये खाना नहीं रहने पर ना, यहाँ फूड नहीं रहने पर ये HCl तो रिलीज होगा और इसके इंटरनल लाइनिंग को ही डाइजेस्ट करने लगेगा। तो ये म्यूकस बचाता है इसके बैड इफेक्ट से। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस यहाँ निकलेगा और फूड को क्या करेगा बच्चों? डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या रिलीज होता है जरा वो भी बता देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस में पेप्सिन निकलेगा। पेप्सिन किस लिए निकलेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेज निकलेगा स्टोमक से। इस तरह से डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब वो डाइजेस्टेड फूड यहाँ से देखिए, ये स्टोमक है, जे शेप स्ट्रक्चर इसका है ना, थोड़ा थोड़ा जे जैसा तो है। अब यहाँ डाइजेशन, हाफ डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट डाइजेशन अभी बाकी है। तो देखिए हाफ डाइजेस्टेड फूड यहाँ से मूव होते हुए कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको पेनक्रियाज कहते हैं। ये लीवर है और लीवर के अंदर क्या है? गॉल ब्लैडर है। तो देखिए जब ये फूड यहाँ से हाफ डाइजेस्टेड फूड यहाँ से, दैट मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहाँ से जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जे खत्म हो गया और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर शुरू हुआ, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए नीचे के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो लीवर से क्या निकलेगा? बाइल निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा? यहाँ से बाइल रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा क्या? बाइल, है ना। और ये बाइल क्या करेगा ना, यहाँ मिक्स होगा। दैट मीन्स जब ये फूड यहाँ से जाएगा तो यहाँ से लीवर रिलीज करेगा बाइल, यहाँ से पेनक्रियाज रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस,
सुन रहे हो ना बच्चों? यहाँ पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस, और वो भी खाना से, आपका हाफ डाइजेस्टेड फूड से मिक्स होते हुए कहाँ चला आया? इंटेस्टाइन के मिडिल वाले पोर्शन में आ गया। अब यहाँ भी इंटेस्टाइन कुछ और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, जिसको इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस। और वो फूड के साथ मिक्स होगा और चर्निंग होगा बच्चों। चर्निंग कैसे होगा, जरा मैं वो आपको बता देती हूँ। पेरिस्टेलिसिस किसको कहते हैं। अब आ गया पेरिस्टेलिसिस समझने की बारी। देखिए, मान लीजिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मतलब कोई फूड पाइप है। मान लो कि ये स्टोमक के बाद का इंटेस्टाइन है। तो देखिए यहाँ पे पेरिस्टेलिसिस कैसे होगा, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जरा फिगर देखिएगा आप लोग हमारा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे फूड है, तो फूड यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना। मान लीजिए ये फूड यहाँ पे है, जो फूला हुआ भाग है, जो सॉलिड पार्ट है फूड वहाँ है। तो इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए ये जो फूड पाइप है ना, यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, और ये फूड यहाँ से मूव होके फिर यहाँ चला आया। फिर यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और फूड मूव होके यहाँ से यहाँ आ गया। और इसी तरह ये फूड क्या होता है? आगे बढ़ते रहता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को ही पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं और पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टेलिसिस। मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, आपको दिखेगा, ब्लू से मैं लिखती हूँ, पता नहीं रेड दिख रहा होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे पेरिस्टेलिसिस, दैट मीन्स ये जब फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और क्यों होता है? ताकि फूड एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सके। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस। तो इसके द्वारा ना फूड क्या होता है? चर्न हो जाता है, दैट मीन्स, और फाइन पेस्ट बन जाता है। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टेलिसिस होता है, स्टोमक में भी होता है। फूड पाइप तो पेरिस्टेलिसिस नहीं करता है, लेकिन फूड को मूव करने में हेल्प करता है। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के कारण इसके अंदर एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण फूड और फाइन पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये फाइन पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि अब एब्जॉर्प्शन कैसे होना है। अभी तो हुआ डाइजेशन, यहाँ पे आपने देखे कि कैसे डाइजेशन हुआ। फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पार्शियल डाइजेशन माउथ कैविटी में, हाफ डाइजेशन स्टोमक में, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के एक छोटा सा पार्ट बना रही हूँ, जैसे देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने बना दिया विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग से पाए जाते हैं, इसको कहते हैं विलाई। ये विलाई ना फिंगर जैसा रहता है, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, और ये अंदर के लाइनिंग से अटैच रहता है। और यहाँ पे फिर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं बच्चों, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। जैसे ही फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो ये फूड का अब क्या होना था? एब्जॉर्प्शन होना था। ये विलाई ना यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा? ब्लड वेसल्स को दे देगा। दैट मीन्स ब्लड कैपिलरीज को दे देगा, और उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करेगा? पूरे सेल के बॉडी के ऊपर से नीचे तक ये ब्लड तो फ्लो होता है ना, तो इस ब्लड फ्लो के कारण हमारे प्रत्येक सेल को फूड, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स, पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों? अब सेल के पास पहुंच गया, तो अब होना है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आपको समझना है क्या? एसिमिलेशन। अब आपको समझना है एसिमिलेशन। दैट मीन्स जब एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, तो अब ये फूड क्या होगा? पहले यहाँ देख लेते हैं। ये फूड अब बेकार फूड, यहाँ से अटैचमेंट दिखा रही हूँ ना यहाँ। अब वो फूड क्या करेगा?
लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे वो फीसेज के रूप में कन्वर्ट होके रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होता है, आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे पूछा जाए वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन कुछ मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। लेकिन फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है बच्चों, अब ये फूड आया यहाँ पे, फिशेस बन के रेक्टम में कलेक्ट हो गया और एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जब बॉडी से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, इजेशन, एसिमिलेशन। इजेशन के पहले एसिमिलेशन आता है। तो एसिमिलेशन में जब ये फूड कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, तो अब वो सेल के पास चले जाना है और सेल उसको क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट से एटीपी बना लेगा। और एटीपी तो ही चाहिए, हम खाना किस लिए खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी को ही कहते हैं एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। आपको अगले क्लास में, मतलब आगे के क्लास में ये सब अच्छे से पढ़ना है। अभी आप 7th में हो, जानो कि ये सब क्या होता है, टर्म्स के बारे में आपको जानना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो सेल में जो न्यूट्रिएंट्स गया उससे फाइनली एटीपी बन जाएगा और हमको यही चाहिए। तो एटीपी बन गया तो इस तरह से एसिमिलेशन भी हो गया। अब हमारा सेल उस एनर्जी को यूज कर लेगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लास्ट में है इजेशन, तो दैट मीन्स अब यहाँ जो बेकार पदार्थ, मतलब फूड का वो पार्ट जो हमारे बॉडी को अब जरूरत नहीं है, वो एनस के द्वारा बॉडी से निकल जाएगा। तो ये इस तरह से आपने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। इसमें अमीबा के बारे में, हाइड्रा के बारे में और भी कुछ हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।